साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प चचा लंबे समय से टैरिफ ट्रेड वॉर यही सब कर रहे थे और सभी को अंदेशा था कि ये एक एक करके सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे। उसी क्रम में भारत पर भी 25% टैरिफ लगा दिए। इसका मतलब ये होता है कि भारत से जो भी एक्सपोर्ट होता है माल, यानी जो भी माल अमेरिका में जाएगा, जो माल पहले 100 रुपए का जाता था अमेरिका में, अब वो अमेरिका में 125 रुपए का बिकेगा। यानी कि जेब खर्च अमेरिकी आदमी का ज्यादा बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जब माल महंगा हो जाएगा तो अमेरिका का आदमी भारत का माल नहीं खरीदेगा, किसी और देश का खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत का माल जो अमेरिका में बिक रहा था वो अब उस क्वांटिटी में नहीं बिकेगा जैसे पहले बिक रहा था। अब या तो भारत उतना माल कम बनाए या फिर उस माल को कहीं और बेचे। इस चीज को लेकर के लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी। भारत और अमेरिका किसी तरह से कोई ट्रेड डील करना चाह रहे थे जिससे कि इस बात पर लेकर के एक नेगोशिएशन हो जाए कि हमारा माल भी वहां बिकता रहे, उसका माल भी यहां बिकता रहे। इस बात को लेकर के अलग अलग राउंड की मीटिंग्स चली हैं जिसमें भारत के पीयूष गोयल कई बार अमेरिका गए और वहां पर अपने प्रस्ताव को सामने रखा, लेकिन डील हो नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रम्प चचा अपनी जिद पर अड़ गए थे। और इनकी जिद थी कि भारत को हम जीएम क्रॉप बेचेंगे, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेचेंगे, और भारत को अपने डेयरी प्रोडक्ट बेचेंगे। अब इन दोनों में हमको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत यह है कि अगर ये अपने जीएम क्रॉप यहां पर बेचेगा तो जो हमारी देसी फसल है, जो देसी बीज है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा और जितने भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं यही सब चलने लगेंगी और किसानों को नुकसान होने लगेगा। जो इतनी पैदावार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पता चला ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से उनको उस तरह से चीजें ना हो पाए और धीरे धीरे किसान की पैदावार घटने लगे, हर कोई वो एक्सपोर्ट की चीजें लेने लगे। तो इन सब को लेकर के हम सहमत नहीं थे। हमने कहा देखो भाई, आपके ये जीएम क्रॉप लेकर के हम अपने किसानों के बीज को न बिकने दें, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर अमेरिका अड़ा रहा। उसने कहा नहीं नहीं, आपको तो लेना पड़ेगा। दूसरी बात जिसको लेकर के अमेरिका अड़ा हुआ था, ट्रम्प चचा अड़े हुए थे, वो है डेयरी प्रोडक्ट। अब दिक्कत ये है कि वो अपने गाय का दूध, भैंस का दूध या उनका प्रोडक्ट हमको जो देना चाहता है, उसमें सवाल ये खड़ा होता है कि वो अपने गाय भैंसों को मांस खिलाते हैं और सबसे बड़ी बात यह, गाय भैंसों को गाय भैंसों का ही मांस खिलाते हैं। अब उससे जो दूध तैयार हो रहा है उसके प्रोडक्ट हमें बेचना चाहते हैं, तो ये तो हम किसी हाल में मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन ट्रम्प के लिए तो सिर्फ पैसा मैटर करता है। हम इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं हो पा रहे थे। इस बात को लेकर के ट्रम्प चचा चिढ़ गए और ट्रम्प चचा ने अंत में वो काम कर दिया जो लंबे समय से धमकी दे रहे थे, और उन्होंने कह दिया कि हम भारत पर 25% का टैरिफ लगाते हैं। अपने ट्विटर हैंडल, जो उनका ट्रुथ सोशल है, उस पर इन्होंने इसकी जानकारी दी। उसके बाद एक ट्वीट और किया और ट्वीट करके बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि इंडिया रशिया के साथ क्या करता है, ये दोनों ही डेड इकोनॉमीज हैं। इस तरह से बातें करी और बोला कि अगर एक साथ आ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकते, मैं इनकी परवाह नहीं करता। रशिया और भारत को एक साथ लेकर के इन्होंने क्रिटिसाइज किया। लंबा चौड़ा इन्होंने ट्वीट लिखा। इसमें उन्होंने रशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मेडवेडेव, उनके बारे में भी बोला कि वो एक फेल्ड प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है जरा वो उन पर ध्यान दें, क्योंकि वो इस समय एक बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में एंटर करने जा रहे हैं। मतलब उनको एक तरीके से चेताया। साथ में ये भी कहा कि भारत के साथ हमारा बहुत कम व्यापार होता है, भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए हमें इस पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भारत पर भी टैरिफ लगाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारा कोई व्यापार होता नहीं है, तो ये दोनों ही डेड इकोनॉमीज है, ऐसा इन्होंने कहा। अब ट्रम्प चचा को कौन समझाए कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे तेजी से अगर कोई इकोनॉमी चल रही है तो वो भारत की ही है, जो 6% से भी अधिक ग्रोथ के साथ दुनिया में नंबर 1 पर बनी हुई है। अमेरिका की जो भी ग्रोथ रेट है वो 2% भी नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। दूसरी बात, इस समय अगर देखा जाए टेक्निकली तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है। अगर आप सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश से बिगाड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमी चलती रहेगी, तो आप बिगाड़ के देख लीजिए। हमारा क्या है, हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे हम खुद ही उसको कंज्यूम कर लेंगे। चाइना पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना, या चाइना पूरी दुनिया को इस तरह से क्यों डरा करके रखता है या किसी की नहीं सुनता है? कारण यह है कि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग भी है और जनता भी है, कंज्यूमर भी है। चाइना का माल कोई नहीं खरीदेगा, वो अपनी जनता को बेच लेगा। यही काम हम करेंगे, हम अपनी जनता को बेच सकते हैं, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम पिछले लंबे समय से अन्य देशों के साथ अपने संबंध इसलिए ही अच्छे कर रहे थे क्योंकि जिस दिन अमेरिका अपना असली चेहरा दिखा देगा उस दिन हम अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर देंगे। अब भारत की समस्या यह थी कि भारत अपना माल अमेरिका को बेचता जा रहा था, उससे मंगाता कम था। हम ट्रेड सरप्लस में थे, हम सबसे ज्यादा अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो हालांकि हमको असर पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द हम इससे उभर जाएंगे, ये भी एक फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि रशिया जो अमेरिका से किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं रख रहा है, रशिया में अब कोई डॉलर भी नहीं चल रहा है, उसको अमेरिका ये सोचे कि आइसोलेट कर देगा, तो आइसोलेट वो ऑलरेडी है।
रशिया ने कितना बड़ा गेम खेला है, मैं भी आपको बताऊंगा, उस पर आऊंगा रशिया पे। पहले मैं ट्रम्प चचा की पूरी बातें कर लूंगा आपसे। तो साहब इन्होंने उस बारे में भी बोला है और इनको लगता है कि सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा, रशिया से पंगा ले लो, इंडिया से ले लो, चाइना से ले लो, फिर बचा कौन तुम्हारे पास? तुम यूक्रेन के राष्ट्रपति को धमका चुके हो, तुम एक टाइम पर बोल रहे थे कि कनाडा को यूएसए में मिला लेंगे, तुम बोलते थे ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, तुम बोलते थे मैक्सिको की जो खाड़ी है उसका नाम बदल देंगे, चलो आपने वो बदल भी दिया, ठीक है। तो क्या अभी तक ट्रम्प चचा ग्रीनलैंड को ले पाए? क्या अभी तक ट्रम्प चचा कनाडा को ले पाए? ट्रम्प चचा ने कहा था कि मैं जैसे पावर में आऊंगा देखना 20 दिन के अंदर अंदर युद्ध खत्म करा दूंगा रशिया और यूक्रेन का। क्या अभी तक करा पाए? क्या अभी तक इजराइल और गाजा का मामला शांत करा पाए? ट्रम्प ने अभी तक जितने भी वादे किए कोई भी एक बात इनकी सही निकली? चाइना पर टैरिफ की बात चल रही थी, 150% टैरिफ लगा दूंगा, अब 10% पर आ गए। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, इनकी बात का किसी को कोई भरोसा नहीं है। इनका पार्टनर इलॉन मस्क तक इनको छोड़ करके चला गया। तो ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट अभी तक इतिहास में आया ही नहीं, और विशेष तौर से ऐसे देश का जो दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी है। तो ऐसे प्रेसिडेंट की बात पर हमको बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। कोई पता नहीं 2 दिन बाद वो बोलते हैं कि नहीं नहीं भारत पर हम 10% ही टैरिफ लगाएंगे, देखा जाएगा। अभी तक तो हम जा रहे थे अमेरिका में, हमारी मीटिंग चल रही थी, हम उनसे बात कर रहे थे, अब हमने तो बात करना बंद कर दिया, उन्होंने अपने टैरिफ लगा दिए। अब अमेरिका का डेलीगेशन आना है इंडिया में, उनको जब पता चलेगा ना 2 महीने बाद कि इसका असर क्या पड़ रहा है, तब हम अपनी शर्तें रखेंगे। तो ये वही वाला हाल होगा जैसा मालदीव्स वाला है। बहरहाल अभी यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए ने अपने दम पर चाइना को खड़ा किया था। जैसा कि मैंने आपको 1-1.5 साल पहले की वीडियोस में बताया है, यूएसए एक टाइम पर यूएसएसआर को गिराना चाहता था, तो यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए यूएसए ने चाइना को मजबूत किया। जितनी भी अपनी कंपनीज हैं चाइना में लगाई। उसके 2 कारण थे। पहला ये कि अमेरिका में लेबर लॉज बहुत तगड़े हैं, अमेरिका में वेजेस ज्यादा देने पड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। चाइना में वो सब कुछ नहीं है, सब कुछ सस्ता बनता है। तो एक तो कारण ये था। दूसरा ये था चाइना को मजबूत करते जाओ तो फिर यूएसएसआर को कमजोर किया जा सकता है, इसलिए चाइना को मजबूत किया। अब चाइना को कमजोर करने के लिए वो कोशिश कर रहा था कि वो इंडिया को साथ लेकर के चले, पर इंडिया की उसकी सुन नहीं रहा है। अब इंडिया को कमजोर करने के लिए इंडिया के पीछे लगा रखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के पीछे लगा रखा है अफगानिस्तान, और इन सब देशों के पीछे लगा रखा है इजराइल। तो एक के पीछे एक लगा रखे हैं अमेरिका ने। और इनमें पाकिस्तान और चाइना जो आज की डेट में भारत के सरदर्द बने हुए हैं, इन दोनों को पैदा करने वाला, जिंदा रखने वाला अमेरिका ही था। अभी तक इन्हीं के माध्यम से सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब उसे पता चल गया कि ये इनडायरेक्ट तरीके से चाइना और पाकिस्तान के माध्यम से भारत को नहीं दबाया जा सकता। अब वो खुल करके सामने आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया अब उस लेवल पर आ चुका है जहां उससे खुल करके ही बात करनी पड़ेगी। हमारी ग्रोथ से थोड़ा घबराया हुआ है। जिस दिन हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए ना, उस दिन विश्व गुरु भी बन जाएंगे, क्योंकि हमारी जो चीजें हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाती हैं, और इन लोगों की जो चीजें हैं वो बर्बादी की ओर जाती हैं। अगर पावर हमारे हाथ में आती है, इकोनॉमी हमारी अच्छी होती है, तो हम दुनिया को बेहतर राह दिखा सकते हैं, दुनिया हमसे आशा कर सकती है। हम वो देश नहीं बनेंगे जो दूसरों को लड़वा करके आगे बढ़े, हम वो देश बनेंगे जो सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इस अप्रोच से डरता है अमेरिका। चलिए और बताता हूं और क्या क्या हुआ है। अच्छा, अमेरिका ने भारत को तो चलो ये कह दिया, रशिया से भी कह दिया। आप जान करके हैरान होंगे, अमेरिका ने या ट्रंप ने ब्रिक्स को भी निशाना बनाया है। और याद करिए, मैं कई बार वीडियोस में बताता हूं कि इस समय वेस्ट, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, वो ब्रिक्स से बड़ा घबराया हुआ है। जब से ब्रिक्स बना है, पिछले लगभग 15 साल से ब्रिक्स से अमेरिका और यूरोप के जो अखबार हैं वो भरे पड़े हैं और लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कैसे भी करके ब्रिक्स को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी याद कीजिए, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पुतिन ये चाहते हैं कि ब्रिक्स और मजबूत हो। पुतिन चाहते हैं कि ब्रिक्स में विशेष तौर से इंडिया, चाइना, रशिया साथ आ जाए, आरआईसी साथ आ जाए और मिलकर के काम करें। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। पुतिन ऐसा क्यों चाहते हैं? पुतिन ये चाहते हैं कि ब्रिक्स अपनी करेंसीज यूज करे। सबको ये लगता है कि ब्रिक्स अपनी कोई नई करेंसी लेकर के आएगा। नई करेंसी का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोशिश ये करो कि डॉलर का उपयोग कम हो। अब आपको जो करेंसी यूज करनी है कर लो, डॉलर का उपयोग कम करो। इसी चीज में आप देखोगे कि भारत और रशिया जो व्यापार कर रहे हैं वो रुपी और रूबल में कर रहे हैं, लोकल करेंसी में कर रहे हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत और मालदीव भी अब लोकल करेंसी में
ट्रेड कर रहे हैं, भारत श्रीलंका लोकल करेंसी में कर रहे हैं, भारत बांग्लादेश लोकल में कर रहे हैं, भारत नेपाल और भूटान भी लोकल करेंसी में कर रहे हैं। सेम चाइना भी इन देशों के साथ लोकल करेंसी यूज कर रहा है। भारत ने यूएई के साथ भी बात की है इस बारे में। इधर भी अफ्रीका में भारत कुछ देशों के साथ बात कर रहा है लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। तो जैसे जैसे हम लोकल करेंसीज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अमेरिका का डॉलर कम यूज होगा और वैसे वैसे अमेरिका चिड़चिड़ाएगा और इस तरह की धमकियां देगा, इस तरह के टैरिफ लगाएगा। वो ये जान रहा है कि ब्रिक्स किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। समझिए आप बात को। बार बार चाइना, रशिया, इंडिया ही टारगेट पे क्यों रहते हैं अमेरिका के? उसे पता है कि तीनों मिलकर के पूरी दुनिया का आंकड़ा बदल देंगे। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई, मैंने कहा कि साहब आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पुतिन के दांव हैं, रशिया के जो दांव हैं, वो सबके सब सटीक बैठ रहे हैं। कितना दमदार तरीके से सोचने वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने 3 साल पहले 2022 के आसपास युद्ध स्टार्ट किया यूक्रेन के साथ और उस इंसान का एक प्लान था जो जैसा उसने सोचा था वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है। आप एक चीज पर अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि रशिया ने जैसा ही यूक्रेन के साथ युद्ध किया, जाहिर सी बात है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए। पुतिन को पता था सैंक्शन लगेंगे और मेरे यहां से जितना भी डॉलर है सबको फ्रीज कर दिया जाएगा। चलिए, कर दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आगे बढ़ती गई, रशिया और यूरोप की लड़ाई भी आगे बढ़ती गई इकोनॉमी के मामले में। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि रशिया से जो यूरोप की तरफ ऑयल और गैस सप्लाई होता था वो भी धीरे धीरे बंद कर दिया गया। फिर यूरोप में कहीं और से तेल आने लगा, जिससे तेल महंगा हो गया, जिससे वहां पर रिसेशन आने लगा, तो यूरोप रिसेशन की ओर बढ़ने लगा और कुछ देशों में तो आ भी गया था। जर्मनी में आपने सुना होगा। यहां से रशिया ने यूरोप को आर्थिक तौर पर झटका देना स्टार्ट किया। उसके बाद रशिया धीरे धीरे खुद को मजबूत करने लगा, अपना सस्ता तेल बेचने लगा, भारत को, चाइना को, अन्य देशों को, अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने लगा और धीरे 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 रशिया ने अपने आप को खड़ा किया, स्टेबल कर लिया। वहीं यूक्रेन के कुछ ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जहां पर अच्छे खासे मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अपने हथियारों का अच्छा खासा दुनिया को प्रदर्शन कर दिया और दुनिया को बता दिया कि हमारे पास देखो कितने अच्छे हथियार हैं, हमने यूक्रेन का ये एरिया कब्जा लिया है। तो उसके हथियारों की जो बिक्री है वो अफ्रीका में बढ़ गई। चलिए साहब, अब रशिया को इंतजार था कि कैसे भी करके मैं अपना ये फॉर्मूला पूरी दुनिया को दिखा दूं कि देखो लोकल करेंसी में भी ट्रेड हो सकता है। तो रशिया ने ही लोकल करेंसी के ट्रेड को यहां से स्टार्ट किया था, जो आगे धीरे धीरे चाइना और भारत ने अपना लिया। हम देख ही रहे हैं। ठीक है साहब, क्योंकि हमें समझ में आ गया अच्छा ऐसे किया जाता है। ठीक है साहब। उसके बाद रशिया इंतजार कर रहा था कि कैसे भी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो और ये ट्रंप चचा आ जाए। याद करिए 2016 में जब ट्रंप चचा आए थे तो एक इल्जाम लगा था रशिया के ऊपर कि रशिया ने यूएसए के चुनावों को प्रभावित किया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तथा अन्य कंप्यूटर या आईटी के जितने भी हथकंडे होते हैं उनके माध्यम से। लेकिन इस बार ऐसी खबर नहीं आई, परंतु ट्रंप जीत गए तो रशिया के तो फेवर में था। और ट्रंप जब से जीते हैं तब से टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चलो भाई तुम टैरिफ लगा दो, मान लिया। आज अगर हम तुमको कोई सामान भेजते हैं 100 रुपए का, हमने तुमको सामान भेजा तो तुम पेमेंट करते हो डॉलर में, तुम्हारा डॉलर हमारे यहाँ आता है, तुम्हारे डॉलर की जो है चलन बढ़ता है। अब जब तुम उस सामान को 125 का कर दोगे, सामान बिकेगा ही नहीं तो तुम्हारा डॉलर भी यूज नहीं होगा। तो जैसे जैसे अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएगा वैसे वैसे दूसरे देशों का माल आना कम हो जाएगा और वैसे वैसे इसका डॉलर और जो है चलन से कम होने लग जाएगा। तो इसमें नुकसान किसका है? अमेरिका का है। अब अमेरिका या तो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होता कि खुद ही सब कुछ बना लेता, खुद ही कंज्यूम कर लेता, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन नहीं पाए, वो तुमने चाइना को बना के रखा हुआ है। अब तुम सामान पे एक तरीके से टैरिफ बढ़ा रहे हो, टैक्स बढ़ा रहे हो, तो तुम अपने देश को क्या चीज प्रोवाइड करोगे, कैसे प्रोवाइड करोगे? तुम्हारे ही देश के लोग नहीं खरीद पाएंगे चीजों को। तो ये तो पुतिन के और फेवर की बात है। और इसी बीच आपने देखा है कि कैसे यूरोप में और अमेरिका में भी एक तनातनी देखने को मिली है। कभी अमेरिका यानी कि ट्रंप यूके के प्राइम मिनिस्टर को बुला के हड़का देता है, कभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुला करके हड़का देता है, कभी फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ तनातनी हो जाती है। हर किसी को हड़का चुका है, किसी के साथ ट्रेड डील कर रहा है, किसी के साथ नहीं हो पा रही है। साथ ही सबसे बोल दिया नेटो वालों से कि भाई ऐसा है, अमेरिका नेटो में तभी पार्टिसिपेट अच्छे से करेगा जब सभी नेटो के सदस्य कम से कम 5% सहयोग देंगे अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। पहले कोई 1% देता था, कोई 2% देता था, तो सब पर एक आर्थिक बोझ और डाल दिया। तो इस समय इनको भी एहसास हो गया है कि अमेरिका हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जिस यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका ने जलील किया था, उस यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका की बात को किनारे करते हुए मॉस्को पर किस तरह से अटैक करवाया था, सबके सामने है। ड्रोन अटैक हुए थे, याद कीजिए। तो इस समय इसकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा ट्रंप की। अच्छा, ट्रंप को ये
क्यों ऐसा लगा कि भारत के साथ डील हो जाएगी? कारण यह था कि ये ट्रंप लंबे समय से जापान को हड़का रहा था कि तुम हमारा व्हीट ले लो, तुम हमारा गेहूं ले लो, गेहूं ले लो, गेहूं ले लो। जापान लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो भी जीएम क्रॉप वाला मामला था। अब जापान को ये पता है कि मेरे पास डिफेंस मजबूत है नहीं, मेरे पास कल को कोई संकट आया तो अमेरिका ही बचाने आएगा। अमेरिका पीछे पड़ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो जापान ने फिर दबाव में आकर के ये डील साइन कर ली और अब जापान का जो 75% बाहर से गेहूं आता है वो अमेरिका से आता है। तो इस बात पर ट्रंप को लगा जब मैं जापान को झुका सकता हूं तो सबको झुका सकता हूं, पर कोई झुक ही नहीं रहा। यहां ट्रंप के लिए सब कुछ बैकफायर हो गया। ठीक है साहब, तो आप खुद देख रहे हैं कि ट्रंप के लिए चीजें कैसे बैकफायर कर रही हैं, जो अमेरिका को ही पीछे धकेलेंगी। किस तरह से हर चीज रशिया पुतिन के फेवर में जा रही है और किस तरह से ये इंडिया, चाइना और रशिया अपनी लोकल करेंसीज को आगे लेकर के आ रहे हैं। और ठीक है, खुलकर के तीनों साथ नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुगलबंदी चल रही है। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि भारत चाइना खूब बड़े दुश्मन हैं, नो डाउट, लेकिन इस समय साथ आने का प्रयास कर रहे हैं और कई मैटर्स पर मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी अगर दबा लिया तो दबा लिया, वरना फिर ये दबेगा नहीं। अगर इसने एआई के सेक्टर में अच्छी खासी पकड़ बना ली फिर ये दबने वाला नहीं है, समझिए, यूएसए दबेगा नहीं फिर। इसलिए समय के साथ एआई पर हमें भी पकड़ बनानी है, कैसे भी करके चाइना के साथ मिलके करें, रशिया के साथ मिलके करें, खुद करें, या अभी ये लोग डील करने आएंगे हमसे तब इनके सामने हम शर्त रखें कि भाई एआई का भी कंपोनेंट हम जो है तुम्हारे साथ शेयर करना चाहते हैं। देखा जाएगा, जब तक हम एआई पे पकड़ नहीं बना लेते तब तक इससे थोड़ा सा डर के रहने की आवश्यकता है। आप समझ रहे बात को? तो ये पूरी एक समरी है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी इनसे नहीं झुक रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम किस तरह से चाइना गए तो चाइना की वाहवाही कर रहे थे, हम सबने देखा है, तो इससे डर कोई नहीं रहा है। अच्छा, इसने साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष को भी धमका दिया था, बेइज्जती की थी। तो ब्रिक्स के मेंबर्स को चुन चुन के बेइज्जत करना, यूरोप के लोगों को चुन चुन करके बेइज्जत करना, अपने मैक्सिको और कनाडा जैसे पड़ोसियों को जबरदस्ती छेड़ना, इन सब चीजों से दुनिया में अब जो ट्रेड आगे बढ़ेगा वो ये सोच के बढ़ेगा कि अमेरिका को तो देखो ही मत। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अमेरिका को नेग्लेक्ट कर दें, बट प्रायोरिटी ये रहेगी कि भाई विकल्प दूसरा देखो। तो ओवरऑल ये होना है। अब मैं आपको इसमें एक बात और बता देता हूं, पूरी दुनिया में ट्रंप के बदलते बयानों की वजह से ट्रंप को कोई सीरियसली नहीं लेता, केवल दुनिया में एक व्यक्ति को छोड़ करके, जिनका नाम है श्रीमान राहुल गांधी, जो कि लू है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में। इनका कहना यह है, जब इनसे पूछा गया कि ट्रंप ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा है, ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल डेड है, मोदी ने इकोनॉमी को बिल्कुल डेड कर दिया है, मुझे खुशी है कि ट्रंप ने ऐसा कहा। उसको एंडोर्स कर रहे हैं। देखिए, मोदी किल्ड इट, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट, अडानी मोदी पार्टनरशिप, डीमोनेटाइजेशन एंड अ फ्लॉड जीएसटी, फेल्ड असेंबल इन इंडिया। अच्छा, असेंबल इन इंडिया को ही फेल्ड बता रहे हैं। एमएसएमईज वाइप आउट, फार्मर्स क्रस्ड, मोदी हैज डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ बिकॉज देयर आर नो जॉब्स। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय 2010, 2009, 2011 याद कीजिए, डेली खबर आती थी, ये स्कैम, वो स्कैम, इतने लाख करोड़ का घोटाला, उतने हजार करोड़ का घोटाला, कभी कोई भाग गया पैसा लेकर के बाहर, कभी कोई, ये जितने भी भगौड़े हैं पैसा लेकर के भागे हैं, ये सभी उसी कालखंड के थे। ये भूल गए इस बात को। उस समय महंगाई की दर 11% चलती थी, यानी डबल डिजिट में। आज देख लीजिए, आधी भी नहीं है। उस समय ये बड़े बड़े न्यूज चैनल डेली छापते थे, क्या इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, क्या इंडियन इकोनॉमी अपने बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है, ये चर्चाएं चलती थी। मनमोहन सिंह जी को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बताया जाता था, ठीक है, थे, नो डाउट, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर थी। इस समय टॉप 5 में है और बहुत जल्द तीसरे नंबर पर आ जाएगी। इनको लगता है कि फेल्ड है। भारत की इकोनॉमी फेल्ड हो ही नहीं सकती। फेल्ड इकोनॉमी वहां की होती है या तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ऐसी हो जो बाहर से ही चीजें मंगाती है तब कंज्यूम करती है, या जैसे मालदीव है, मालदीव इकोनॉमी चल ही टूरिज्म के बेसिस पर रही है। जब तक बाहर के लोग नहीं जाएंगे वो नहीं चल पाएगी, मंगाता सारी चीजें बाहर से है वो। या फिर आपकी इकोनॉमी ऐसी हो कि सारा कुछ आप बाहर बेच रहे हो, आपके यहाँ लोग खरीदने वाले नहीं है, तो आप बाहर बेच रहे हो, किसी ने बैन लगा दिया, आप फंस गए। हमारी तो ऐसी है कि भाई हम खुद बना के खुद खा सकते हैं, एग्रीकल्चर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटे स्तर पर है, बड़े स्तर पर ले आएंगे। बाकी हम लोग उस स्थिति में कभी आएंगे नहीं कि हमारी इकोनॉमी डेड हो जाए। और रशिया, जिस पर 18,000 सैंक्शंस हैं, जिस पर अमेरिका ने जो कर सकता था कर लिया, बावजूद उसके उसने अपनी स्थिति को पहले से बेहतर कर लिया, उसे तुम डेड बता रहे हो। तो ये सब
बातें केवल राहुल गांधी ही सीरियसली ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता। अब मैं आपको दिखा देता हूं जो भी हमने चर्चा करी है, जिससे कि आपको पता चल जाए। देखिए 25% टैरिफ लगाए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो फार्म प्रोड्यूस इंपोर्ट पर असर पड़ना था, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या डेयरी प्रोडक्ट का हो, वो मैंने आपको बता दिया। फिर इंडिया ने किस तरह से जवाब दिया, पीयूष गोयल ने बता दिया कि भाई ऐसा है, संसद में बोल दिया उन्होंने कि हमारी इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति का डायरेक्ट नाम लेकर के आप उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। ना इस चीज को पुतिन करते हैं, ना चाइना के राष्ट्रपति करते हैं, कोई नहीं करता है। तो अगर राहुल गांधी या विपक्ष ये सोच रहा हो कि उनको टारगेट किया जाएगा, अरे भाई ट्रंप ने ऐसा बोल दिया, मोदी जी चुप क्यों है, तो ये कभी नहीं होता। ये डिप्लोमेसी है, एक तरीका होता है हर चीज का। ठीक है साहब। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व बनाएंगे, तेल के भंडार बनाएंगे, और हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाए जब पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचे। ये बात भी इन्होंने कही है साहब। अब एक बात बताइए, कॉमन सेंस से सोचिए, अगर पाकिस्तान के पास तेल के भंडार होते ही, अगर पाकिस्तान के पास तेल के भंडार होते तो क्या चाइना उन्हें छोड़ देता? बताइए। तो आप किसकी बातों में आ रहे हैं? ट्रंप की में? ये एक हवाबाजी है, कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आता हूं जिसमें एक लंबी चौड़ी कड़ी हो। मैं सिर्फ एक न्यूज की तरफ जबरदस्ती एक वीडियो बनाने के उसमें नहीं करता। अच्छा, राहुल गांधी ने जो ये बात कही कि देखो, एंडोर्स किया ट्रंप के इस बात को, तो इन्होंने जो राहुल गांधी ने बात कही, इनके ही खिलाफ इन्हीं की पार्टी के लोग बोलने लगे। शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप ने जो कहा वो ठीक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं, हम क्या अपने किसानों को बर्बाद कर देंगे ट्रंप के चक्कर में, ऐसा शशि थरूर ने कहा। उसी प्रकार से राजीव शुक्ला ने कहा। राजीव शुक्ला ने साफ साफ कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि इस तरह का जो बयान दिया है ट्रंप ने, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें इस तरह से मैच्योरिटी के साथ नहीं कहना चाहिए। वो सारी बातें उन्होंने बोली हैं। और साथ ही शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है, उनकी लीडर है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने बोला है कि इस तरह का बयान केवल एरोगेंस और इग्नोरेंस से ही आ सकता है। तो जब विपक्ष ही साथ नहीं है, वो खुद ट्रंप का खंडन कर रहे हैं, तो केवल एक राहुल गांधी के कहने से क्या होता है? राहुल गांधी तो अपनी बेइज्जती खुद ही करा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं साहब, उम्मीद है हम आपको समझा पाए होंगे। और उम्मीद है अब आगे क्या होना है, ट्रंप कब पलट जाएंगे कहा नहीं जा सकता। अभी अमेरिका का डेलीगेशन इंडिया में आना है, तब हम अपनी शर्तें उनके सामने रखेंगे। हो सकता है शर्तें वो माने ना माने, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। उसके बाद आप तेजी से देखेंगे, हम जो भी एक्सपोर्ट अमेरिका को करते थे, हम उसे बहुत जल्द डाइवर्सिफाई करेंगे अन्य देशों में, और धीरे धीरे इंडिया, चाइना, रशिया और नजदीक आते दिखाई देंगे। आप बस देखते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।